हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बोलियों के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि एमपीएसआई का जो सिलेबस होता है और उसमें जो हिंदी का सिलेबस होगा तो उसमें एक टॉपिक जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश की बोलियाँ। तो मध्य प्रदेश की बोलियों में मैंने आपको पिछली क्लास में बुंदेली और बघेली के बारे में पढ़ाया था। उसमें अब जो बची हुई बोलियाँ हैं ये हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की जो बोली है उसमें पहली बोली आती है निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी। अब जो निमाड़ी बोली होती है तो इसमें निमाड़ी का नाम निमाड़ी क्यों है? क्योंकि ये निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम है निमाड़ी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और निमाड़ क्षेत्र में कहाँ पर? तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो निमाड़ क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में निमाड़ कौन किधर किधर आ जाता है? तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन और इसके बाद फिर ये बड़वानी, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ये होता है निमाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो इसको निमाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि निमाड़ क्षेत्र में इसे बोला जाता है, इसलिए इसको निमाड़ी कहते हैं। तो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो क्षेत्र होगा निमाड़ी का, तो निमाड़ी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा, और इसके बाद फिर खरगोन, खंडवा, खरगोन, फिर इसके बाद बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर, और इसके बाद फिर बड़वानी, और फिर इसके बाद कुछ इंदौर जिले में, इंदौर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में इसे बोला जाता है निमाड़ी को। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो निमाड़ी का नाम निमाड़ी इसलिए हुआ क्योंकि ये निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे मध्य प्रदेश के इन जिलों में यह बोली बोली जाती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमाड़ी मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं कि जो निमाड़ी बोली होती है, तो निमाड़ी बोली का विकास किससे हुआ है या इसका उद्भव किससे हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका विकास, जो निमाड़ी बोली होती है तो इसका विकास किस एक अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो शौरसेनी अपभ्रंश होता है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो निमाड़ी बोली होती है उसका विकास किस एक अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो निमाड़ी बोली होती है इस पर किस किस बोली का प्रभाव होता है या कौन कौन सी बोलियों का इस पर प्रभाव है? तो इन बोलियों के नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें कुछ बोलियों के नाम आपको मैं बताता हूं, तो देखिए कौन कौन सी बोलियों का प्रभाव है, तो किन किन बोलियों का प्रभाव है इस निमाड़ी पर। तो इसमें देखिए पहला नाम, तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है इसमें, जैसे मालवी का भी इस बोली पर प्रभाव है निमाड़ी पर। दूसरा, इसमें गुजराती का भी प्रभाव है। तीसरा, इस पर मराठी भाषा का भी प्रभाव है, मराठी का। और चौथा, इसमें मारवाड़ी। ये चार बोलियों का प्रभाव इस पर है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये चार भाषाएं जिनका प्रभाव इस पर निमाड़ी बोली पर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो निमाड़ी बोली होती है इस पर कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव होता है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये चारों के नाम आपको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से। ठीक है, अब ये जो निमाड़ी बोली होती है तो निमाड़ी बोली को किसने किसने क्या कहा है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे इसमें देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको दक्षिणी हिंदी कहा है, किसको? ये निमाड़ी को। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि को क्या कहा है? तो इन्होंने इसको दक्षिणी हिंदी कहा था। दक्षिणी हिंदी क्यों कहा इन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने? क्योंकि ये जो निमाड़ी है तो ये हिंदी से मिलती जुलती है और हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में इसको बोला जाता है, इसलिए इन्होंने इसको दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना था या इसको दक्षिणी हिंदी नाम दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को किस नाम से पुकारा था या उसको क्या नाम दिया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दक्षिणी हिंदी। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला जाता कृष्णलाल हंस ने।
तो कृष्णलाल हंस ने क्या कहा था, तो देखिए इसमें कि डॉक्टर कृष्णलाल हंस, तो डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने क्या कहा था निमाड़ी को, या निमाड़ी को कौन सी भाषा कहा था, तो इन्होंने कहा था कि ये भी हिंदी का ही रूप है, इसलिए इसको पश्चिमी हिंदी कहा जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इन्होंने कहा था डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने। तो डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने इसको पश्चिमी हिंदी कहा था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था, इसको दक्षिणी हिंदी कहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कृष्णलाल हंस का भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इस निमाड़ी को क्या कहा है, तो इन्होंने निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी कहा। तो पश्चिमी हिंदी इसलिए कहा क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उधर इसको बोला जाता है, तो इस कारण से इन्होंने इसको पश्चिमी हिंदी कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में जो निमाड़ी बोली होती है, तो निमाड़ी बोली पर आधारित कुछ साहित्य रचना की गई है। तो इसके साहित्य रचना में किन किन लोगों का योगदान है, तो उनके नाम मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने साहित्य रचना की है इसमें। तो साहित्य रचना में पहला नाम देखिए इसमें, साहित्य रचना। तो साहित्य रचना किसने किसने की है, तो पहला नाम इसमें आपको ध्यान रखना है संत सिंगाजी का। पहला नाम आता है इसमें संत सिंगाजी। तो जो संत सिंगाजी हैं ये निमाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं और इनको निमाड़ का कबीर कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमाड़ का कबीर किसे कहते हैं, तो ये संत सिंगाजी को कहते हैं। ठीक है, अब जो संत सिंगाजी थे निमाड़ के कबीर इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा के बहुत सारे गीत गाए भी थे और लिखे भी थे, और इनके भजन पर आधारित इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था परचरी। याद रखना है आपको। तो इनकी एक रचना होती है जिसका नाम होता है परचरी, और ये जो परचरी रचना थी इनकी, ये कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो ये निमाड़ी में लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत सिंगाजी की रचना का नाम बताइए, तो याद रखना आपको परचरी। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसमें साहित्यकार का नाम आता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो इसमें फिर अगला नाम आ जाता है निमाड़ी बोली का इतिहास। अगली रचना का नाम होता है, या अगले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है उसमें, श्री राम परिहार। अगले साहित्यकार का नाम होता है डॉक्टर श्री राम परिहार। ठीक है, तो डॉक्टर श्री राम परिहार ने एक रचना लिखी थी और इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना होगा। और कौन सी भाषा में लिखी इन्होंने, तो इन्होंने निमाड़ी में लिखी थी। तो देखिए इसमें इनकी रचना का नाम क्या था, तो निमाड़ी साहित्य का इतिहास। निमाड़ी साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचना रही है। किसकी, डॉक्टर श्री राम परिहार की। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ये डॉक्टर श्री राम की रचना का नाम क्या था, या डॉक्टर श्री राम परिहार की रचना का नाम क्या है, तो यह है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, तो इसमें निमाड़ी साहित्य का कैसे विकास हुआ है ये सब उन्होंने इसमें लिखा है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अगले व्यक्ति का नाम, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये भी इनका। तो इसमें डॉक्टर महावीर प्रसाद, डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी इनका नाम आता है, डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी। तो जो डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी है, तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था अम्मार बोल। क्या था नाम, तो इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम था अम्मार बोल। तो रचना का नाम है अम्मार बोल। अम्मार बोल। अब जो अम्मार बोल है ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या करा था, डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने, तो ये जो अम्मार बोल रचना लिखी है, इन्होंने महाभारत का निमाड़ी भाषा में अनुवाद किया, और जब निमाड़ी बोली में इसका अनुवाद किया तो यही अम्मार बोल
निमाड़ी का पहला महाकाव्य कहलाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमाड़ी का पहला महाकाव्य कौन सा था। तो आपको याद रखना होगा कि यह निमाड़ी का पहला महाकाव्य है फ्रेंड, ठीक है, पहला महाकाव्य है। तो इसको निमाड़ी का पहला महाकाव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने महाभारत का निमाड़ी में अनुवाद किया था। इन्होंने महाभारत का निमाड़ी में अनुवाद किया था। निमाड़ी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो इन्होंने निमाड़ी में अनुवाद किया है, इसीलिए ये अम्मार बोल ये निमाड़ी का पहला महाकाव्य है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमाड़ी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो ये अम्मार बोल। और किसने इसकी रचना की है? तो इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने। क्या किया इसमें उन्होंने जो महाकाव्य कहलाया यह? तो इन्होंने जो महाभारत थी तो उस महाभारत का निमाड़ी में अनुवाद किया है, इसलिए यह निमाड़ी का पहला महाकाव्य है, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है प्रभाकर चौबे। तो जो प्रभाकर चौबे जी हैं ये कौन है, ये देखिए। अगला नाम आता है प्रभाकर चौबे। प्रभाकर चौबे, ठीक है। और जो प्रभाकर चौबे जी हैं इन्होंने क्या किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं। ये कौन है? तो ये गायक कलाकार हैं। अब ये गायक कलाकार तो हैं, लेकिन किसके? तो ये निमाड़ी के गायक कलाकार हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने निमाड़ी में गम्मत और स्वांग ये इसमें गीत गाते हैं। ये कौन? ये प्रभाकर चौबे। और इसमें ही इन्होंने फिर निमाड़ी में ही एक रचना लिखी है जिसका नाम है ठुमका। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या करते हैं ये? तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये गम्मत और स्वांग, ठीक है, स्वांग में गीत गाते हैं। ये गीत गाते हैं, ठीक है। अब ये स्वांग क्या है? तो ये नाट है, याद रखना फ्रेंड इसमें। और गम्मत तो ये नाट्य होता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निमाड़ का प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है, ये तो गम्मत होता है। इसमें नाचते भी हैं, गाते भी हैं। और इसके बाद स्वांग भी ऐसा ही होता है, इसमें नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में प्रसिद्ध गायक है ये प्रभाकर चौबे जी। और इन्होंने एक रचना लिखी है, तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी एक रचना है ठुमका। क्या है इनकी रचना का नाम? तो इनकी रचना का नाम होता है ठुमका, जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ठुमका किसकी रचना है? तो ये प्रभाकर चौबे जी की है। और इन्होंने क्या लिखा है इसमें ठुमका में? तो ठुमका में इन्होंने निमाड़ी में बहुत सारे, इनमें स्वांग है, गम्मत है, इनसे संबंधित गीत इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये निमाड़ी के बारे में मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए हैं। इसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना होगा कि जब इतनी सारी इसमें रचना हो गई, जब निमाड़ी में महाकाव्य लिख दिया गया, तो फिर इसी कारण से क्या हुआ कि 19 सितंबर को प्रत्येक वर्ष इसमें निमाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये निमाड़ी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब निमाड़ी दिवस 19 सितंबर आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर के ठीक 5 दिन के बाद में 19 सितंबर को ये मनाया जाता है, कौन सा? निमाड़ी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर निमाड़ी बोली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अब इसके बाद में शुरू करते हैं। इसमें अगली बोली का नाम है मालवी, ठीक है।
अगली बोली का नाम देखिए यहाँ पर मालवी। अब जब मालवी बोली है तो मालवी बोली का नाम मालवी बोली क्यों हुआ है? तो मालवी का नाम मालवी इसलिए हुआ क्योंकि यह मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। और मालवा क्षेत्र किधर आता है? तो यहाँ पर देखिए इसमें मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र किधर आएगा? तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा होता है इधर आ जाता है मालवा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा एमपी होता है और एमपी में ये जो हिस्सा होगा, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ये वाला हिस्सा पूरा, ये पूरा हिस्सा क्या होगा इसमें? ये मालवा होता है। और इसी मालवा में क्या बोली जाती है? मालवी। तो मालवा में बोली जाती है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? मालवी हो जाता है। अब ये हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो इसके विस्तार की यदि हम बात करेंगे या इसका क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो मालवी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो इसमें आपको कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंदौर, फिर इसके बाद देवास, सीहोर, इसके बाद फिर उज्जैन, ठीक है, इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, इसके बाद फिर ऊपर बढ़ते हैं हम तो नीमच, फिर इसके बाद में मंदसौर, मंदसौर के बाद फिर राजगढ़, राजगढ़ के बाद फिर आपको ध्यान रखना है इसमें, इधर आगे बढ़ते हैं तो आगर मालवा, आगर मालवा, फिर इसके बाद में शाजापुर, फिर इसके बाद में गुना। तो गुना में कौन सा? तो गुना जो इधर राजस्थान से लगा हुआ है, ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें आ रहा समझ में? गुना का कौन सा क्षेत्र? तो गुना का जो इधर जो राजस्थान से लगा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर ये मालवी बोली जाती है। इसके अलावा और कहाँ बोली जाती है मालवी? तो इसमें अपन देखते हैं कि इसी में हरदा भी आ जाता है, हरदा। तो हरदा जिले में भी कौन सी बोली जाती है? ये मालवी बोली जाती है। तो ये जिले हैं जहाँ पर मालवी बोली जाती है। और एग्जाम में भी अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए मालवी हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो इन जिलों के नाम आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में? अब इसमें हम देखते हैं कि जो मालवी बोली है, तो मालवी बोली का उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, किस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मालवी बोली होती है तो इसमें एक अपभ्रंश का नाम आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। तो शोरसेनी अपभ्रंश ये अपभ्रंश है। और अपभ्रंश होता क्या है? तो अपभ्रंश का मतलब होता है कि जो किसी भी भाषा का रूप बिगड़ने लगता है और उससे एक नई भाषा का उद्भव हो जाता है तो उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। या सीधी सी बात है, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। तो जब किसी भाषा का रूप बिगड़ने लगता है और एक नई भाषा उत्पन्न हो जाती है या एक नई भाषा की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो ऐसे जब मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी शुरू में तो उस टाइम पर आपको बताया था कि अपभ्रंश कितने हैं, ठीक है। जैसे शोरसेनी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, मागधी है, ब्राह्मण है, खस है, ये सब मैंने आपको बताए थे। तो ये अपभ्रंश होता क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाषा का जब भी रूप बिगड़ने लगता है तो उसको हम अपभ्रंश कहते हैं और उससे फिर एक नई भाषा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो शोरसेनी अपभ्रंश होता है तो शोरसेनी अपभ्रंश से कुछ उपभाषाओं की या आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। तो जो शोरसेनी अपभ्रंश है इससे कुछ आर्य भाषा का नाम या हम इस उपभाषा का नाम लें तो जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये इससे उत्पन्न होती है या इससे इनका उद्भव हुआ था। तो जो शोरसेनी अपभ्रंश है इससे कुछ आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो कौन कौन सी आर्य भाषा या जिसको हम उपभाषा कहते हैं, आर्य भाषा या उपभाषा, तो इससे कोई आर्य भाषा या उपभाषा की उत्पत्ति होती है जिसमें पश्चिमी हिंदी, जिसमें क्या हो जाता है पश्चिमी हिंदी, और इसके बाद फिर दूसरा राजस्थानी और तीसरा हो जाता है गुजराती, ठीक है।
ये 3 भाषाएं होती है या 3 उपभाषाएं होती है या आर्य भाषाएं होती हैं जो शोर से अपभ्रंश से इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आर्य भाषा का मतलब क्या हो जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यों ने ही संस्कृत को शुरू किया था, इसलिए उसका नाम है आर्य भाषा। तो आर्य भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, क्योंकि आर्यों ने इसको शुरू किया था। फिर उसी संस्कृत से पाली की उत्पत्ति होती है, फिर पाली के बाद में प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का उद्भव किससे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अपभ्रंश बताना है, आपको डायरेक्ट संस्कृत नहीं बताना है। आ रहा समझ में? तो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हमारी हिंदी की उत्पत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहीं पर हम देखते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी हिंदी में हम देखते हैं कि जैसे हरियाणवी, बांगरू, खड़ी बोली, इसके बाद फिर कन्नौजी और फिर बुंदेली और ब्रज, ये इसमें आती है, किसमें, खड़ी बोली में, सॉरी पश्चिमी हिंदी में आती है। फिर राजस्थानी में क्या कहा जाएगा, तो राजस्थानी में जयपुरी या ढूंढाड़ी, फिर इसके बाद मेवाती, मालवी। ठीक है, ये सब इसमें आती है फ्रेंड। तो जो मालवी है हमारी, तो मालवी किस में आती है, तो मालवी जो राजस्थानी आर्य भाषा है, तो इसमें आती है मालवी। ठीक है, मालवी किस में आती है, राजस्थानी जो आर्य भाषा है, तो उसकी एक बोली है जिसका नाम है मालवी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम हुआ है मालवी। और यह मालवी हमारे मध्य प्रदेश के जिलों के अलावा राजस्थान के कुछ जिले जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इन जिलों में यह मालवी बोली जाती है। ठीक है, और जो गुजराती है, तो गुजराती कहाँ बोली जाती है, ये गुजरात में बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर देखते हैं कि जो मालवी बोली होती है, तो इस मालवी बोली पर किस किस बोली का प्रभाव रहा है, या कौन कौन सी बोलियों का प्रभाव इस पर रहा है। तो देखिए इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इस पर मालवी बोली पर किन किन बोलियों का प्रभाव रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे राजस्थानी, तो राजस्थानी का इस पर प्रभाव रहा है, और बुंदेलखंडी का इस पर प्रभाव रहा है, या बुंदेली का थोड़ा प्रभाव इस पर रहा है। तो कौन कौन सी बोलियों का प्रभाव रहा है इस पर, तो राजस्थानी आपको ध्यान रखना होगा, और इसके बाद फिर जो बुंदेली है, तो बुंदेली का भी इस पर प्रभाव रहा है। किस पर, ये मालवी पर, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में राजस्थानी में आ जाती है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी राजस्थानी में ही आती है, इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिखा है। तो राजस्थानी और इसके बाद फिर बुंदेली, ये इन बोलियों का प्रभाव इस पर रहा है मालवी पर, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि जो मालवी बोली होती है, तो ये मालवा में बोली जाती है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ विद्वानों के नाम जिन्होंने इसको मालवी को क्या क्या नाम दिया है। तो देखिए इसमें पहला नाम आता है धीरेन्द्र वर्मा का। ठीक है, पहला नाम आता है धीरेन्द्र वर्मा का। तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसको मालवी को क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी को क्या कहा। तो इन्होंने मालवी को दक्षिणी हिंदी कहा था, दक्षिणी राजस्थानी कहा था, या दक्षिणी हिंदी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था इसको, तो इन्होंने इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बताइए दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा था मालवी को, तो ये धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। और इस मालवी पर ज़्यादा प्रभाव किसका देखा गया है, तो मारवाड़ी का। तो मारवाड़ी किसका एक रूप है, तो मारवाड़ी राजस्थानी का एक रूप होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कृष्णलाल हंस। अगले हैं कृष्णलाल हंस। तो कृष्णलाल हंस ने इसके मालवी के बारे में क्या कहा था, तो कृष्णलाल हंस ने मालवी को पश्चिमी हिंदी कहा था। क्या कहा था इन्होंने, तो इसको इन्होंने पश्चिमी हिंदी कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसको कृष्णलाल हंस ने या पश्चिमी हिंदी किसने कहा था, तो कृष्णलाल हंस ने कहा था। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसको किस आधार पर इन्होंने कहा था, तो इसमें हम देखते हैं कि ध्वनि और इसके जो स्वर होते हैं, तो उसके आधार पर इसको इन्होंने पश्चिमी हिंदी कहा था। किसने, कृष्णलाल हंस ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में फिर इसकी कुछ उपबोलियां होती हैं। तो मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं,
तो देखिए इसमें मालवी की कुछ उपबोलियां होती हैं, मालवी की उपबोलियां। ठीक है, तो मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी होती है? तो 3 इसकी उपबोलियां होती हैं। तो 3 उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है रागड़ी, दूसरा नाम होता है सोदवाड़ी, रागड़ी, सोदवाड़ी और उमठवाड़ी। ये 3 इसकी उपबोलियां होती हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एसआई में, तो एमपी एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी उपबोलियां कौन कौन सी होती है। तो इसकी 3 उपबोलियां आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जो मालवी होती है, तो मालवी बोली ये राजस्थानी का प्रभाव तो रहा है, बुंदेली का भी प्रभाव रहा है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया किस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है? अब जो राजस्थानी है, तो राजस्थानी में तो कई बोलियां हो जाती है, उसमें जयपुरी होती है, ढूंढाड़ी होती है, मेवाती होती है। ठीक है, लेकिन इस मालवी पर ज्यादा प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा था? तो ये आपको फिर याद रखना है मारवाड़ी। अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है, तब आपको बताना पड़ेगा फिर मारवाड़ी का। और मारवाड़ी कहाँ की बोली है? तो राजस्थान में इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि ये जो मालवी होती है, तो इस मालवी की जो शब्दावली होती है, इसका जो शब्दकोश होता है, तो इसका संकलन का कार्य किसने किया था? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम होता है इसका नाम प्रहलाद चंद्र जोशी। ठीक है, तो प्रहलाद चंद्र जोशी ने मालवी के शब्दकोश का संकलन का कार्य किया था। तो नाम आपको ध्यान रखना होगा, प्रहलाद चंद्र जोशी। क्या करा इन्होंने? प्रहलाद चंद्र जोशी ने, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने मालवी का शब्दकोश का संकलन किया, मालवी। ठीक है, तो मालवी शब्दकोश का संकलन इन्होंने किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो मालवी बोली है, तो मालवी बोली के बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा किया और एक उसकी डिक्शनरी बना दी इन्होंने। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो मालवी बोली होती है उसके शब्दकोश का संकलन का कार्य किसने किया था? तो ये प्रहलाद चंद्र जोशी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मालवी बोली है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगली बोली का नाम आ जाता है ब्रज। ठीक है, तो अगली बोली देखिए इसमें ब्रज। अब जो ब्रज बोली होती है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है? तो इसी को ब्रज कहते हैं, इसी को ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, और यह ब्रज भाषा किसका एक रूप होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये इन जिलों में इसको बोला जाता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और हमारे मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के नाम आपको ध्यान रखना होगा जहां पर इसे बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसे बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा मध्य प्रदेश में भिंड, मध्य प्रदेश में भिंड में, मुरैना में, और इसके बाद ग्वालियर में, और इसके बाद जो श्योपुर, जो मुरैना से लगा हुआ है, तो मुरैना से लगा हुआ जो श्योपुर जिला है वहां पर भी कुछ क्षेत्र में इसको बोला जाता है। किसको? ब्रज को। तो अगर मैप में आपको बताऊं मैं, तो मैप में इसको अपन इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, ये अपना एमपी का मैप हो जाता है ऐसे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपरी क्षेत्र है हमारा एमपी का, तो एमपी का ये जो क्षेत्र होता है पूरा ऊपर का क्षेत्र, तो ये ऊपर के क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज, ये बोली जाती है इस क्षेत्र में ब्रज। तो यहाँ पर इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, भिंड का, मुरैना का, ग्वालियर का और श्योपुर का। तो श्योपुर पूरा नहीं है, श्योपुर का जो इधर मुरैना से लगा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर इसमें बोली जाती है ब्रज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो ब्रज होती है, तो ब्रज का विकास किससे हुआ या कौन सा एक अपभ्रंश है जिससे इसका विकास हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज बोली होती है तो इसका विकास किससे हुआ है? तो एक अपभ्रंश का नाम आपको ध्यान रखना होगा, शौरसेनी अपभ्रंश, जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। जो शौरसेनी अपभ्रंश होता है इसकी एक आर्य भाषा का नाम आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो शोर सैन्य अपभ्रंश की एक आर्य भाषा या उपभाषा है जिसका नाम है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी। तो आर्य भाषा कह सकते हैं या इसको हम उपभाषा कह सकते हैं। तो इसमें जो शोर सैन्य अपभ्रंश है इसकी एक आर्य भाषा या इसकी उपभाषा है जिसका नाम है पश्चिमी हिंदी। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं तो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी या बांगरू, इसके बाद खड़ी बोली, कोरबी, इसके बाद फिर कन्नौजी और ब्रज और बुंदेली, ये इतनी बोलियां होती हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पश्चिमी हिंदी है आर्य भाषा है और इसके अंतर्गत आती है यह ब्रज। तो ब्रज एक बोली है जो किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रज बोली यह किसकी एक उपभाषा या किसकी बोली है? तो आपको पश्चिमी हिंदी याद रखना होगा, क्योंकि जो शोर सैन्य अपभ्रंश होती है तो शोर सैन्य अपभ्रंश की उपभाषाएं या आर्य भाषाएं कौन कौन सी होती है? तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीन इसकी उपभाषाएं होती है या आर्य भाषा होती है। इसके बाद फिर जो पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है जिसका नाम है ब्रज, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि बताइए ब्रज किसकी एक बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का एक रूप है? तब आपको बताना होगा शोर सैन्य अपभ्रंश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब जिस ब्रज की हम बात कर रहे हैं तो इसके अन्य नाम हमें कौन कौन से मिलते हैं? तो इसके कुछ अन्य नाम आपको ध्यान रखना होगा। जो ब्रज बोली होती है इसके कुछ अन्य नाम है। तो अन्य नाम में पहला नाम इसको याद रखना है आपको कि जैसे कन्नौजी, ये भी इसको कह देते हैं कभी कभी। फिर इसके बाद कन्नौजी के बाद में दूसरा नाम अंतर्वेदी, अंतर्वेदी नाम भी इसका मिलता है। ग्वालियरी, अगला नाम क्या है इसका? ग्वालियरी। और क्या है इसका नाम? पिंगल। और क्या नाम है इसका? तो शोर सैनी। ये इसके इतने नाम होते हैं किसके? ब्रज के। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ब्रज के और कौन कौन से नाम हैं, तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो ब्रज बोली होती है तो ब्रज बोली को कन्नौजी किस किस ने कहा है या किन किन विद्वानों ने कहा है, उनके नाम मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखना है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और जॉर्ज ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेन्द्र कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेन्द्र कुमार वर्मा, इन दो लोगों ने इसको क्या कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने इस ब्रज बोली को कन्नौजी कहा है। तो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जॉर्ज ग्रियर्सन ने और धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने ब्रज बोली को क्या कहा था? तो इन्होंने इस ब्रज बोली को कन्नौजी ही माना है या कन्नौजी कहा था। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने, इन दोनों ने मिलकर ब्रज को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि कन्नौजी का ही तो रूप है ये। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि जो ब्रज बोली होती है तो ब्रज बोली यह एक स्वतंत्र भाषा रही है। कैसी भाषा रही है ये? तो यह एक स्वतंत्र भाषा रही है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पूछ सकता है कि बताइए वह कौन सी बोली है जो स्वतंत्र रही है? तो ये रही है ब्रज बोली। अब इसके बाद में ये जो ब्रज बोली होती है ये काव्य की भाषा भी रही है, शास्त्रीय संगीत की भी रही है और साहित्य की भाषा भी रही है। तो देखिए इसमें किस किस की प्रमुख भाषा रही है? तो देखिए इसमें यह किस किस की प्रमुख भाषा है? प्रमुख भाषा, ठीक है, प्रमुख भाषा। तो प्रमुख भाषा यह किसकी किसकी रही है? तो इसमें कुछ नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात, यह काव्य की प्रमुख भाषा रही है। काव्य की प्रमुख भाषा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, इसके बाद मीराबाई, रसखान, इन लोगों ने जो अपनी रचनाएं लिखी है वो किस में लिखी है? ये इन्होंने काव्य में रचनाएं लिखी है। तो इसलिए ये काव्य की प्रमुख भाषा रही है। अब इसके बाद फिर अगला नाम आपको ध्यान रखना है
कि यह साहित्य की भी प्रमुख भाषा रही है। फिर इसके बाद में शास्त्रीय संगीत की प्रमुख भाषा रही है, शास्त्रीय संगीत। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रजबोली कौन कौन सी या किस किस की प्रमुख भाषा रही है। तो ये इतने की प्रमुख भाषा रही है ब्रजबोली, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो ब्रजबोली है, तो ब्रजबोली के कुछ साहित्यकार के नाम मैं आपको बताता हूं जिन्होंने ब्रजबोली में रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए इसमें किस किस का नाम आता है इन साहित्यकारों में या विद्वानों में। तो कुछ साहित्यकारों में नाम आ जाता है, देखिए इसमें कुछ साहित्यकार। तो साहित्यकारों के नाम में उनके रचनाएं और उनका नाम अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला तो इनका साहित्यकार का नाम, ठीक है, और फिर उसकी कुछ रचनाएं। तो कुछ साहित्यकार के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन ब्रजबोली के साहित्यकारों में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो सबसे पहला नाम आता है सूरदास जी का। पहला नाम आता है इसमें सूरदास जी का, क्योंकि इनके द्वारा जितने भी लिखित रचनाएं हैं तो ये मैक्सिमम अधिकतम रचनाएं इन्होंने ब्रजबोली में ही लिखी है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सूर सागर, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, भ्रमर गीत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं होती हैं। किसकी है? सूरदास जी की। तो इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है सब किस में लिखी हैं? ये सब इन्होंने ब्रजबोली में लिखी है। इसके बाद फिर सूर के पद, ये सब इनकी रचनाएं हैं, सूर के पद। फिर इसके बाद में इसी ब्रजबोली में रचनाएं लिखी गई थी मीराबाई के द्वारा। तो मीराबाई ने भी जो रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने मीरा के पद जिसको हम कहते हैं, तो मीरा के पद ये इन्होंने लिखा इसमें। फिर इसके बाद में गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका, ये रचना भी इनकी किस में रही है? तो ब्रजबोली में ही रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में तुलसीदास जी का नाम भी आता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसीदास जी ने सारी रचनाएं ब्रजबोली में नहीं लिखी है। उन्होंने ज़्यादातर रचनाएं तुलसीदास जी ने अवधि में लिखी है, ठीक है। तो इनके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित एक रचना का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है विनय पत्रिका, तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी थी जो ब्रजबोली में लिखी गई है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है विनय पत्रिका, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है विनय पत्रिका। बाकी की जो अधिकतम रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, ये इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। और विनय पत्रिका ये ऐसी एक रचना है जो ब्रजबोली में लिखी गई है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित वह कौन सी एक रचना है जो ब्रजबोली में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। बाकी इसके अलावा तो फिर और भी विद्वान है, जैसे रसखान का नाम सुना होगा। तो रसखान ने भी जो रचनाएं लिखी है वह किस में लिखी थी? इन्होंने ब्रजबोली में लिखी थी, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इस ब्रजबोली के कुछ महत्वपूर्ण विद्वान और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताया है। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना होगा। तो इसी के साथ यह ब्रजबोली भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद फिर देखिए कि जो अगली बोली होती है उसका नाम है गोंडी। अगली बोली का नाम आता है गोंडी, ठीक है। अब जो गोंडी बोली होती है तो ये किसके द्वारा बोली जाती है? गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसका नाम हुआ गोंडी। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका नाम गोंडी क्यों हुआ। तो जो गोंडी शब्द होता है यहाँ पर, ये गोंडी किससे मिलकर बना है? गोंड से। और गोंड क्या है? तो गोंड एक जनजाति का नाम होता है, ठीक है। गोंड क्या है? तो ये जनजाति का नाम होता है। तो हमारे भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति गोंड जनजाति को ही माना जाता है। फिर इसके बाद में ये जो गोंड शब्द है, इस गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोंड शब्द है ये तमिल भाषा के, गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? तो तमिल भाषा के कोंड से उसकी उत्पत्ति होती है। तमिल भाषा के कोंड, ठीक है। तो तमिल भाषा के कोंड से इसकी उत्पत्ति होती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। जो गोंड शब्द होता है इसकी उत्पत्ति किससे हुई फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के कोंड शब्द से होती है। और इस कोंड का अर्थ क्या हो जाता है?
तो इस कोंड का अर्थ आपको ध्यान रखना है कि इस कोंड का अर्थ हो जाता है पर्वत। कोंड का अर्थ क्या हो जाता है? पर्वत। अर्थात कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को हम गोंड जनजाति कहते हैं। क्या क्या हो गया इसमें? तो देखिए फिर से कि जो गोंडी बोली हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो गोंडी बोली है यह गोंड शब्द से मिलकर बना है। और जो गोंड क्या है? तो गोंड एक जनजाति है जो हमारे भारत की प्राचीन जनजाति है और हमारे मध्य प्रदेश की प्राचीन जनजाति है। इसके बाद फिर जो गोंड शब्द होता है, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जो गोंड शब्द है इसकी उत्पत्ति तमिल भाषा के कोंड से होती है। और इस कोंड का अर्थ क्या हुआ? तो इस कोंड का अर्थ हो जाता है पर्वत। अर्थात कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को गोंड जनजाति कहते हैं और इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको गोंडी बोली कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो गोंडी बोली किससे कहते हैं? तो गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है, गोंड जनजाति के द्वारा, ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है, गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है, ठीक है। तो गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गोंडी बोली। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो गोंडी बोली होती है, तो ये गोंडी बोली हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, और ये जो इसके गोंडी की जो लिपि होती है, ये कौन सी लिपि होती है? तो गोंडी लिपि ध्यान रखें आप, जो गोंडी की लिपि होती है ये देवनागरी और तमिल, ये दोनों का मिश्रण होता है और इसको दोनों को मिलाकर ही ये लिखी जाती है। हालांकि जो गोंडी लिपि होती है तो गोंडी भाषा की अलग से गोंडी लिपि भी होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो जो गोंडी लिखी जाती है, तो गोंडी लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? तो गोंडी के लिए जो लिपि होती है या गोंडी की लिपि, तो गोंडी की लिपि गोंडी होती है अलग से। गोंडी की लिपि क्या होती है? तो गोंडी की लिपि गोंडी अलग से होती है। फिर इसके बाद में, और यह गोंडी किसका किसका मिश्रण है? तो गोंडी मिश्रण होता है, ध्यान रखना, जो गोंडी लिपि होती है तो यह किसका किसका मिश्रण हो जाता है? तो गोंडी लिपि ये मिश्रण होती है दो का। किसका किसका? तो ये देवनागरी का और तमिल का, देवनागरी का मिश्रण और इसके बाद फिर तमिल का मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण होती है। क्या हो गया इसमें? कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? देखो क्या हो रहा है कि जो गोंडी बोली है, तो गोंडी बोली को लिखते ही वो लोग, जैसे जो गोंड जनजाति है ये लोग इसको बोलते हैं इस बोली को, और बोलने के बाद इसको लिखते भी हैं। तो जो गोंडी बोली है उसकी एक खुद की अपनी एक गोंडी लिपि भी है। क्या है? एक इनके खुद की गोंडी लिपि भी होती है, पहला। और दूसरा ये कि जो गोंडी लिपि होती है, तो गोंडी लिपि किसका किसका मिश्रण होती है? तो गोंडी लिपि मिश्रण होता है देवनागरी और तमिल, ये दोनों का मिश्रण होती है ये गोंडी लिपि। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंडी लिपि किसका किसका मिश्रण है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये देवनागरी का और तमिल, इन दोनों का संयुक्त रूप होता है, इन दोनों को संयुक्त करके लिखा जाता है। और एक अलग से भी गोंडी लिपि भी अलग से, गोंडी बोली की अलग से गोंडी लिपि भी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो गोंडी बोली होती है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर बोली जाती है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ये देखिए इसमें। तो मध्य प्रदेश में गोंडी लिपि या गोंडी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो कुछ जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, फिर इसके बाद में मंडला में, फिर इसके बाद कुछ जबलपुर में, पूरे जबलपुर में नहीं, कुछ जबलपुर में, फिर इसके बाद में इधर आ जाते हैं हम कुछ बालाघाट में, फिर इसके बाद बालाघाट के बाद सिवनी, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो रायसेन, इसके बाद फिर होशंगाबाद जिसका नाम वर्तमान में नर्मदापुरम हो गया है, नर्मदापुरम, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर कुछ खंडवा जिले में और कुछ बैतूल में, कुछ बैतूल में
और फिर कुछ खंडवा जिले में। तो जहाँ जहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है वहाँ वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। तो नर्मदा नदी के किनारे यह जनजाति ज़्यादा निवास करती है, और नर्मदा नदी के किनारे जब ये जनजाति निवास करती है तो वही नर्मदा नदी के किनारे, मतलब जो घाटी क्षेत्र होता है, नर्मदा घाटी क्षेत्र होता है, उसी के किनारे ये जनजाति निवास करती है और उसी क्षेत्र में इसको बोला भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पर ये जनजाति निवास करती हैं, तो ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती हैं, और इसी क्षेत्र में निवास करती तो इसी क्षेत्र में इसको बोला भी जाता है। कैसे, तो इसमें अपन देखते हैं जैसे अपना एमपी का मैप होता है, और नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे बहती हुई ये थोड़े से महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो जो नर्मदा घाटी क्षेत्र होता है, इस नर्मदा घाटी क्षेत्र के आइट साइड, ठीक है, इधर ये जनजाति निवास करती है, और नर्मदा घाटी के जो आइट साइड का क्षेत्र है इधर ही यह बोली बोली जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो जिन जिलों के नाम मैंने बताए हैं आपको, जैसे छिंदवाड़ा में, और इसके बाद फिर मंडला में, फिर जबलपुर में, बालाघाट में, सिवनी में, रायसेन में, और नर्मदापुरम में, बैतूल में, और खंडवा जिले में, तो ये जनजाति इन जिलों में निवास करती है, और इन जिलों में गोंडी बोली बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश के इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, या गोंडी बोली किन किन जिलों में बोली जाती है, तो ये आपको जिलों के नाम याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जिले में एक ही बोली बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हमने आपको बताया ये बैतूल है, तो बैतूल में कोरकू सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोरकू बोलते हैं, वो लोग कोरकू बोली बोलते हैं। और कुछ क्षेत्र में, बैतूल के कुछ क्षेत्र में गोंड जनजाति भी निवास करती है, तो यहाँ पर गोंडी बोली बोली जाती है। फिर इसके बाद जो नर्मदापुरम होता है, तो नर्मदापुरम में बुंदेली भी बोली जाती है, और जहाँ जहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है वहाँ पर गोंडी बोली बोली जाती है। ऐसे खंडवा में होता है, खंडवा में निमाड़ी बोली जाती है, और जहाँ कोरकू जनजाति रहती है वहाँ पर कोरकू बोलते हैं, जहाँ पर गोंड रहते हैं वहाँ पर गोंडी बोली जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि एक जिले में दो या उससे भी अधिक बोली बोली जाती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्र या मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में गोंडी बोली बोली जाती है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो गोंडी बोली होती है, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, पारी कुमार लिंगो का नाम आता है इस बोली से संबंधित। तो जो पारी कुमार लिंगो थे, इन्होंने क्या किया है, ये देखिए इसमें पारी कुमार लिंगो, ठीक है। तो जो पारी कुमार लिंगो हैं, इन्होंने क्या किया था, तो सर्वप्रथम इन्होंने जो गोंडी बोली होती है, तो गोंडी बोली को बढ़ावा देने का कार्य इन्होंने किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने सर्वप्रथम, एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंडी बोली को सर्वप्रथम बढ़ावा किसने दिया था, तो सर्वप्रथम बढ़ावा इन्होंने दिया था, किसने, पारी कुमार लिंगो ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि जो गोंडी लिपि होती है, तो गोंडी लिपि का डिजाइन सबसे पहले कब तैयार किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोंडी लिपि होती है, गोंडी लिपि, ठीक है, तो गोंडी लिपि का डिजाइन, तो गोंडी लिपि का डिजाइन 1928 में 1928 में तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गोंडी लिपि का डिजाइन कब तैयार किया गया है, तो ये 1928 में तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो गोंडी लिपि होती है, तो ये किसका किसका मिश्रण होती है, तो देवनागरी लिपि और तेलुगु दोनों को मिलाकर गोंडी लिपि लिखी जाती है, और अलग से गोंडी लिपि भी लिखी जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो गोंडी लिपि होती है, तो इसे में हम देखते हैं कि त्यौहार के नाम, दिनों के नाम, इसके बाद में इनके जो विवाह संबंधी गीत होते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको गोंडी लिपि से ही प्राप्त हुई है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि 1957 में, 1957 में, ठीक है, 1957 में, तो 1957 में बालाघाट जिले के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाव सिंह मसराम, ठीक है। क्या नाम था उनका, तो भाव सिंह मसराम, भाव सिंह मसराम। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बालाघाट जिले के रहने वाले थे। किस जिले के थे, बालाघाट जिले के
रहने वाले थे और 1957 में इन्होंने ये गोंडी बोली की लिपि प्रस्तुत की थी। ये आपको ध्यान रखना होगा, गोंडी बोली, ठीक है, गोंडी बोली की लिपि प्रस्तुत की, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गोंडी लिपि का डिजाइन कब तैयार किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा 1928 की बात है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इसको एक व्यवस्थित रूप से कब प्रस्तुत किया जाता है इसकी लिपि को, गोंडी बोली की लिपि को, तो 1957 में, 1957 में भाव सिंह मसराम नाम के व्यक्ति थे और ये बालाघाट के रहने वाले हैं, ठीक है। तो बालाघाट के रहने वाले थे और इन्होंने गोंडी बोली की लिपि प्रस्तुत की है। इससे पहले किसी ने भी गोंडी लिपि को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें कि जो गोंडी बोली होती है, तो गोंडी बोली के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति प्रयासरत है जो आपको ध्यान रखना होगा, दड़बू सिंह उइके, ठीक है। तो ये दड़बू सिंह उइके कौन है, देखिए इसमें एक पार्टी है जिसका नाम है गोंडवाना मुक्ति सेना, ठीक है। ये राजनीतिक दल है जिसका नाम है गोंडवाना मुक्ति सेना और इसके एक सदस्य हैं जिसका नाम है दड़बू सिंह उइके। क्या नाम है उसका, दड़बू सिंह उइके। तो जो दड़बू सिंह उइके ये क्या कर रहे हैं, तो दड़बू सिंह उइके ये गोंडी बोली को बढ़ावा देने के लिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। तो गोंडी बोली का प्रचार कर रहे हैं, गोंडी बोली का प्रचार, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दड़बू सिंह उइके ये गोंडी बोली का प्रचार कर रहे हैं और ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए दड़बू सिंह उइके ये किसका प्रचार कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा गोंडी बोली का, भीली का, कोरकू का, इनमें से किसी का नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये गोंडी बोली का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये गोंडी बोली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद शुरू करते हैं भीली को। अगली देखिए इसमें भीली, अगली देखिए इसमें भीली, ठीक है। अब जो भीली बोली होती है, तो इसको भीली बोली को भीली बोली क्यों कहते हैं, इसको भीली बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भील जनजाति के द्वारा इसे बोला जाता है, इसलिए इसे हम भीली कहते हैं। तो भीली को पढ़ने से पहले जो भील शब्द आता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर जो भीली शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है, यह भील से मिलकर बना है। अब जो भील शब्द होता है, तो भील शब्द किससे मिलकर बना है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तमिल भाषा के एक बिल्लूवर शब्द होता है या बिल शब्द होता है, ठीक है, बिल शब्द होता है या कहीं कहीं पर बिल्लूवर भी मिलता है। और ये जो बिल्लूवर शब्द है, तो बिल्लूवर ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, तमिल भाषा का शब्द होता है कौन सा, ये बिल्लूवर या विल। और इसका फिर अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है धनुष। इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है धनुष। फिर से समझिए कि जो भीली बोली होती है, तो इसको भीली बोली इसलिए कहते हैं क्योंकि भील जनजाति के द्वारा इसे बोला जाता है, इसलिए हम इसको भीली कहते हैं। अब भीली जो शब्द है यहाँ पर, तो भीली शब्द किससे मिलकर बना है, भील से। और जो भील शब्द होता है, तो भील शब्द किससे मिलकर बना है, तो तमिल भाषा का एक शब्द होता है बिल या बिल्लूवर। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धनुष, अर्थात धनुष और बाण रखने वाली जनजाति को भील जनजाति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर जो भील जनजाति होती है, ठीक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर निवास करती है। और ये जो भीली बोली है इसको और भी अन्य नामों से जानते हैं, तो इसके कौन से नाम हैं, देखिए इसमें। तो जो भीली बोली होती है इसके अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से अन्य नाम है, देखिए इसमें। तो इसके अन्य नाम, जो भीली बोली होती है इसके अन्य नाम हैं, जैसे भिलाला, जैसे इसका नाम और भी आता है भिलाला। और राजस्थानी में इसको बागड़ी कहते हैं, इसको राजस्थानी में बागड़ी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि वह कौन सी बोली होती है जिसको राजस्थानी में बागड़ी कहते हैं, तो ये भीली को कहा जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जो भीली बोली होती है तो इसकी कोई लिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जितने भी साहित्य हैं, भील जनजातियों के जितने भी साहित्य हैं, ये सब मौखिक रूप से हमें प्राप्त हुए हैं। इनके जितने भी साहित्य हैं सब मौखिक है, ये लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भीली लिपि होती है इसमें इसकी लिपि नहीं है, ध्यान रखें, इसकी लिपि नहीं होती। और जब लिपि नहीं होती तो फिर इसके जो साहित्य होंगे तो इसके साहित्य कैसे हैं सभी, तो इसके साहित्य मौखिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साहित्य कैसे होते हैं, तो इसके साहित्य मौखिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर सबसे पहले इस भीली का प्रयोग किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना होगा 1835 की बात है। 1835 में एक पादरी थॉमसन नाम के व्यक्ति थे, तो सबसे पहले उन्होंने इस भीली का प्रयोग किया था। आगे देखिए इसमें, तो अगला आ जाता है कि 1835 की बात है, 1835, ठीक है। तो 1835 में एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है जिनका नाम है पादरी थॉमसन। पादरी थॉमसन, तो पादरी थॉमसन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम भीली का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में सबसे पहले भीली का प्रयोग किसने किया है, तो ये पादरी थॉमसन का नाम आपको ध्यान रखना है। और कब की बात है ये, तो 1835 या 1835 की बात है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब जो भीली बोली होती है तो इसके अलग से कोई लिपि नहीं है, और जब लिपि नहीं है तो अलग से इसके कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात कि इसके जितने भी साहित्य हैं ये सब हमें मौखिक रूप से ही प्राप्त होते हैं, लिखित रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होते। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो भीली बोली होती है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें भीली का क्षेत्र, भीली बोली का क्षेत्र, भीली बोली का क्षेत्र, इसका मतलब है कि हमारे मध्य प्रदेश में भीली बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ ज़िले हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पहला नाम आ जाता है धार, दूसरा झाबुआ, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम। ठीक है, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये भीली बोली जाती है। तो मैप में अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर मैप में हम देखते हैं तो मैप में ये ज़िले कहाँ आ जाते हैं, तो इधर देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि मैप में ये ज़िले कहाँ पर आ जाते हैं, तो रतलाम यहाँ पर आ जाता है, ये रतलाम है, यहाँ पर ये रतलाम है। फिर इसके बाद में रतलाम के नीचे आ जाते हैं तो झाबुआ आ जाता है, और झाबुआ के नीचे आ जाते हैं तो अलीराजपुर आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पर झाबुआ, और इसी के नीचे आ जाता है यहाँ पर रतलाम, सॉरी अलीराजपुर। ठीक है, और इसके बाद फिर इधर ही अपन देखते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है धार। तो ये ऐसे ज़िला हैं, ये ऐसे ज़िले हैं या इतने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये भीली बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के अलावा भीली राजस्थान में बोली जाती है, और राजस्थान में इसको बोला जाता है इसलिए इसको वहाँ पर बागड़ी कहते हैं। किसको? भीली को। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राजस्थान में भीली को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर इसको बागड़ी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह भीली का क्षेत्र मैंने आपको बताया, और इसी के साथ यह भीली बोली का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए भीली के बाद में अगली आती है कोरकू। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो भीली बोली होती है ये किस समूह की भाषा होती है फ्रेंड, याद रखना। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो भीली बोली होती है तो भीली बोली ये किस भाषा का समूह होती है, तो भीली ये आर्य भाषा समूह की भाषा होती है। आर्य भाषा
समूह, ठीक है, आर्य भाषा समूह की भाषा है भीली, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीली किस भाषा समूह की भाषा है, तो ये आर्य भाषा समूह की भाषा होती है भीली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये भीली बोली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए भीली के बाद में कोरकू, ठीक है, अगली बोली का नाम क्या है, कोरकू बोली, ठीक है। अब जो कोरकू बोली होती है तो ये किस जनजाति के द्वारा इसे बोला जाता है, तो इसे कोरकू जनजाति के द्वारा बोला जाता है, इसलिए इसे कोरकू बोली कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि यह किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है, तो जो कोरकू जनजाति होती है, तो कोरकू जनजाति द्वारा इसे बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि बताइए जो कोरकू बोली होती है इसको कौन सी जनजाति बोलती है, तो इसे कोरकू जनजाति ही बोलती है, इसलिए इसका नाम ही हुआ कोरकू बोली। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ये जो कोरकू बोली होती है, तो कोरकू बोली ये ऑस्ट्रो एशियाटिक, जो आपको ध्यान रखना होगा, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा होती है। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये किस मूल की भाषा है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा यह होती है, कौन सी, ये कोरकू बोली, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो कोरकू बोली होती है, तो यह हमारे भारत में जो नॉर्थ में जो मुंडा जनजाति होती है, तो उन लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उसको नॉर्थ मुंडा कहते हैं। तो नॉर्थ मुंडा बोली की श्रेणी में से रखा गया है, इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है, तो जो नॉर्थ मुंडा की श्रेणी में इसे रखा गया है, ठीक है, नॉर्थ मुंडा की श्रेणी में इस कोरकू बोली को रखा गया है। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोरकू बोली होती है इसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो इसको नॉर्थ मुंडा, ठीक है, नॉर्थ मुंडा बोली में इसको रखा गया है, या जो नॉर्थ मुंडा की श्रेणी में इसे रखा गया है, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा इसको, वहाँ पर जो मुंडा जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है तो उसको नॉर्थ मुंडा कहते हैं, और उसी श्रेणी में इस कोरकू बोली को भी रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब जो कोरकू बोली होती है, तो कोरकू बोली के साहित्य हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो देखिए इसमें कि जो कोरकू बोली के साहित्य होते हैं, इस कोरकू बोली के जो साहित्य होते हैं तो हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये दो ही रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो वे दो रूप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें कि एक तो होता है ये लोकगीत, पहला होता है लोकगीत और दूसरा होता है लोक कथाएं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो कोरकू साहित्य होते हैं, तो कोरकू बोली के साहित्य हमें किस किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना है कि एक तो लोकगीत के रूप में और लोक कथाओं के रूप में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बस इस रूप में इनके साहित्य हमें मिलते हैं। अब इसके बाद फिर जो कोरकू बोली होती है, तो कोरकू बोली मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बोली जाती है, तो देखिए इसमें इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा कोरकू बोली का, तो इसके कुछ क्षेत्र हैं, जिसमें पहले जिले का नाम आपको ध्यान रखना होगा बैतूल। तो बैतूल नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि बैतूल एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरकू जनजाति निवास करती है, इसलिए बैतूल में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक इस कोरकू बोली को बोला जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड। तो बैतूल के बाद फिर छिंदवाड़ा, ठीक है, बैतूल छिंदवाड़ा, फिर इसके बाद खंडवा में भी कोरकू बोली बोली जाती है क्योंकि खंडवा में भी कोरकू जनजाति निवास करती है, खंडवा, खरगोन, और इसके बाद फिर बुरहानपुर। ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर यह कोरकू जनजाति निवास करती है। अब जब इन जिलों में कोरकू जनजाति निवास करती है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर यह कोरकू बोली भी बोली जाती है। अब ये किधर है, तो देखिए इसमें मैं आपको मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो ये अपन ने बना दिया यहाँ पर एमपी का मैप, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने बनाया है ये एमपी का मैप। अब इसमें कोरकू बोली किधर बोली जाती है, तो इसमें हम देखते हैं किधर, नीचे की तरफ, यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा इसका एरिया होगा, ऐसे
ऐसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने बताया आपको। तो इन जिलों में यहाँ पर कोरकू बोली जाती है। तो जिलों के नाम में यहाँ पर आ जाता है बैतुल। तो बैतुल में सबसे ज़्यादा इसको बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरकू जनजाति भी कहाँ रहती है, बैतुल में रहती है, तो सबसे ज़्यादा वहीं पर बोलेंगे भी। फिर इसके बाद में इधर छिंदवाड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर भी बोली जाती है। फिर खंडवा में, तो खंडवा इधर इसको पूर्वी निमाड़ कहते हैं खंडवा को, तो यहाँ पर भी कोरकू जनजाति रहती है, तो यहाँ पर भी कोरकू बोली बोलते हैं। फिर खरगोन में भी इसको बोला जाता है, फिर बुरहानपुर में भी इस बोली को बोला जाता है। तो इस प्रकार से 5 जिले हैं जहाँ पर कोरकू बोली बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में इसको बोला जाता है, तो आपको आंसर देना होगा बैतुल में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ये बोली का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना होगा फ्रेंड। तो इसी के साथ आज का हमारा यह बोली का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।